फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी साइंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे इस वीडियो में। और यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैंने इस मॉक टेस्ट में 50 सवाल लिए हैं जो प्रीवियस पेपर से कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आपके आने वाले एग्जाम में यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में कम से कम 20 सवाल ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। अगर आप साइंस में 20 नंबर लाना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं कन्फर्म गारंटी के साथ, तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल छोड़कर मत जाना। ठीक है, तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकेरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव्य है। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा जो है इसके कारण के इसके बारे में, आंसर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से और मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको सवाल जो है ना और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इसके बारे में हम देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के 3 प्रमुख घटक प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कौन सी घटना परासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका को दर्शाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर दिखाई देने वाला जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके थोड़ा अच्छे से और नीचे से, मतलब कि अच्छे से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जल बाहर निकलने पर जीव द्रव्य सुकड़ जाता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है। ये डैश है, यहाँ पे एक शब्द को रखना है इन चारों में से एक को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुम्रिकाएं, जिन्हें दुम्रिकाएं कहा जाता है। इसका अच्छे से और देखते हैं नीचे। दुम्रिकाएं अन्य कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करती है। अगला सवाल देखेंगे। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का सही कार्य चुनिए इनमें से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लिपिड संश्लेषण। इसका अच्छे से और देखते हैं नीचे। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा लिपिड के निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है। अच्छे से देखते हैं। केंद्रीय झिल्ली में रंध्र होते हैं, जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कोशिका आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा और इसका रीजन देखते हैं। कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुसार बदलता है। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पादप कोशिकाएं। ठीक है, कारण क्या है इसका? जल की मात्रा बदलने पर पादप कोशिकाओं का तुरगर दाब बदलता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, यदि कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न 2 संतति कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है, तो उसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए प्रतिलिपियन के दौरान मामूली भिन्नताएं। ठीक है, कारण इसका डीएनए प्रतिलिपि के समय सूक्ष्म परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, मॉक टेस्ट अच्छा लगा होता है इसके लिए आप लाइक कर देना। अगर कोई डाउट हो तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। और ऐसे सभी एग्जाम के लिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए, प्रीवियस पेपर से जितने भी सवाल लिए जाते हैं, मैं सिर्फ वही सवाल लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली की सतह पर उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राइबोसोम। ठीक है, कारण क्या है इसका? राइबोसोम के कारण ही रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी दिखाई देती है।
ठीक है जी। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों होता है? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। ठीक है। और कारण क्या है इसका? कारण यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए वो माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने आप में विशेष होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके बोला जाता है आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं हैं, ऊतक नहीं होती हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल यह है, लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से क्यों देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वे बड़े होते हैं और उनमें वर्णक होते हैं। इसका रीजन है, क्लोरोफिल जैसे वर्णकों के कारण वे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी कोशिका में कार्यात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो वह मुख्यतः किस कार्य में विफल होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैकेजिंग और स्त्राव। अब इसका कारण यह है कि गोल्जी तंत्र पदार्थों की पैकेजिंग और स्त्राव का कार्य करता है। अगला सवाल है, लाइसोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका के पाचन केंद्र होते हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का परागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं इसे। गैसों उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा जाती है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। रुक्ष ER को चिकनी ER से क्या पृथक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RER पर राइबोसोम की उपस्थिति, SER पर अनुपस्थिति। ठीक है। अच्छा, इसका रीजन देखते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण RER खुरदुरा दिखाई देता है, जबकि SER चिकना होता है। अगला सवाल है, गोल्जी उपकरण किस अंगक से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित होता है अंतर्द्रव्य जालिका से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका रीजन है, गोल्जी उपकरण और अंतर्द्रव्य जालिका मिलकर पदार्थों के परिवहन एवं संशोधन में कार्य करते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका होती है विजातीय पदार्थों का पाचन करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका कारण है, लाइसोसोम बाहरी कणों तथा क्षतिग्रस्त कोशिकांगों का पाचन करते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लिपिड संश्लेषण और विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। और इसका रीजन ये है कि SER वसा निर्माण तथा विसरण का कार्य करती है। चलो अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल यह है, कौन सा कोशिकीय अंगक उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोल्जी सम्मिश्र। ठीक है। अब इसका रीजन ये है कि गोल्जी सम्मिश्र पदार्थों का संशोधन, भंडारण और पैकेजिंग करता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुल कोशिका विभाजन से बनता है और परिपक्व होकर अलग हो जाता है। और इसका रीजन ये है कि हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक प्रमुख विधि है। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले कौन सा अंगक विभाजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रक। ठीक है। और इसका रीजन ये है कि द्विखंडन में सबसे पहले केंद्रक ही विभाजित होता है।
ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, सामान्यतः न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अक्ष तंतु। अक्ष तंतु तंत्रिका आवेगों को दूर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। और इसका कारण है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे सवाल अपना। अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसके परिणाम स्वरूप बनता है दो, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो समान आकार की आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं। कारण है कि इसका अमीबा द्विखंडन द्वारा दो समान संतति कोशिकाएं बनाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि खुरदुरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। और इसका रीजन है कि राइबोसोम की उपस्थिति आर को खुरदुरा बनाती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन करना। कारण क्या है, लाइसोसोम कोशिका के सफाई तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका आनुवांशिक सामग्री संग्रहित करता है। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, और राइट सही कथन इसका ये होता है कि आनुवांशिक सामग्री केंद्रक में होती है, ई आर में नहीं होता। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और सूक्ष्मदर्शी में खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम। और इसका रीजन ये है कि इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। 1831 में केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में पहली बार किसने वर्णित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकार संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके नेटवर्क को कहते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई आर कोशिका के भीतर नलिकाओं का विस्तृत जाल बनाती हैं। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के उत्तक का सही उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन एक कोशिका है, उत्तक नहीं होता। चलो अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेशी कोशिकाएं। लवक सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि यीस्ट में मुकुलन के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला सवाल देखेंगे। इसके बारे में देखते हैं पहला अच्छा से। यीस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है? तो इसकी प्रक्रिया का सही क्रम होता है ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर बहिक्षेपण। ठीक है, और इसका रीजन ये है कि अमीबा पहले भोजन ग्रहण करता है, फिर पाचन, फिर अवशोषण और फिर बहिक्षेपण करता है। अगला सवाल है, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका काय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। कोशिका काय में केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइटोकाइनेसिस कहा जाता है उसे। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को गुजरने देती है और कुछ को रोकती है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के आकार और माप में भिन्नता होने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग कार्य अधिक कुशलता से करती हैं। ठीक है, विशेषीकृत कोशिकाएं अपने कार्य बेहतर ढंग से करती हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस कोशिका के एक छोर पर पार्श्व तंतु होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन में दुम्रिकाएं संकेत ग्रहण करती हैं। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में कथन हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, जबकि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कोशिकाएं में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को क्या कहते हैं? तो इसके विसरण को कहा जाता है परासरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब जल अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो द्विविखंडन द्वारा दो नई संतति कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविखंडन, यानी कि ऑप्शन बी। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। अगला सवाल हमारा यह है, प्याज के विभिन्न आकार के बल्बों में समान आयताकार संरचनाएं दिखाई देने से क्या सिद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा गुणन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा एक साथ अनेक नई संततियां उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, समान आनुवांशिक सामग्री वाली दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसके विभाजन को कहते हैं द्विविखंडन, यानी कि ऑप्शन डी। द्विविखंडन में एक जनक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। चलो अगला सवाल देखेंगे, दो न्यूरॉनों के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिनेप्स। सिनेप्स वह स्थान है जहां से तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाए। समसूत्री विभाजन से दो आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए
किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुनरुत्पादक कोशिकाएं। हाइड्रा में मुकुलन विशेष पुनरुत्पादक कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि से होता है, जिससे नया जीव विकसित होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे 50 सवालों का मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और आप कमेंट करके ये बताना है कि 50 में से आपको कितना स्कोर बन रहा है। मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे सभी एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।